Hello students, this is Aisha Jamal from PG Department of Geography, RDS College, मुजफ्फरपुर and today आज मैं आप लोगों को वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के बारे में बताऊंगी। ये लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है और ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो बिना कुछ लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड वेबर जो थे वो जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे और वो पहले साइंटिस्ट थे, पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही डिटेल थ्योरी दी थी, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिस्क्रिप्टिव थ्योरी दी थी किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में। और ये जो थ्योरी जो आई थी वो एक तरह का जो गैप रहता है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, उस ये जो थ्योरी थी वो इस गैप को फिल करती है, इस गैप को पूरक बनाती है, इस गैप को भरती है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि कुछ भी सब्जेक्ट में थ्योरी कुछ और होती है और रियलिटी कुछ और होती है, बट इस थ्योरी के जरिए हमने अल्फ्रेड वेबर ने एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में जो गैप है उसको फिल किया था। तो उन्होंने जो अपने आइडियाज हैं, उन्होंने थ्योरी जो पब्लिश किया था जर्मन लैंग्वेज में 1909 में, थ्योरी ऑफ लोकेशन इंडस्ट्रीज के रूप में, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1929 में। ओके, तो वेबर साहब के मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते थे कि कोई भी इंडस्ट्रीज जो है, कोई भी कारखाना है, इंडस्ट्री है, किसी एक जगह पे ही क्यों लोकेटेड है। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर जगह पे है, और अगर इंडस्ट्री कोई होती है तो कभी कभी वो मूव करती है, माइग्रेट करती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से रीजन है, कौन से कारण है जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री में मूव करती है, या कोई इंडस्ट्री किसी एक ही स्थान पे ही क्यों पाई जाती है। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो थ्योरी थे, ये इन बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने का नतीजा था। तो आफ्टर बहुत सारे माइंड स्टॉर्मिंग के बाद, बहुत सारे सोचने के, बहुत सारा थिंकिंग और सोचने के बाद वेबर साहब ने ये कहा कि जो इंडस्ट्री का जो मूवमेंट है, जो माइग्रेशन इंडस्ट्री का, उसके पीछे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दो कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो एक फर्स्ट है रीजनल फैक्टर, जो कि प्राइमरी है, मेन कॉज है, और सेकंड है एग्लोमेरेटिव और डिग्लोमेरेटिव। ओके, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो इस बड़े बड़े वर्ड से। ओके, तो अल्फ्रेड वेबर जो है उन्होंने ही formulated a theory of industrial location in which an industry is located where it can minimize its cost and therefore maximize its profit। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है इंडस्ट्री लगाता है, तो वो क्यों लगाता है? प्रॉफिट के लिए। ओके, तो उसको प्रॉफिट, कोई भी इंडस्ट्री को प्रॉफिट में आने के लिए उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी जो लागत है वो कम होनी चाहिए। तो ये जो अल्फ्रेड वेबर ने जो थ्योरी दी थी, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से उस लोकेशन का, इस इंडस्ट्री लगाने का जो लोकेशन है, उस लोकेशन के बारे में पता चलता है जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा। वेबर की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसको लीस्ट कॉस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, और इसमें इन्होंने जो तीन कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट होती है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, और तीसरा कॉस्ट एग्लोमरेशन है। तो ये तीनों कॉस्ट अगर जहाँ पे लोवेस्ट पाई जाती है, तो वहां पे हम इंडस्ट्री लगाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ओनर होता है इंडस्ट्री का, कोई भी मालिक है, तो वो उसका डिजायर होता है कि हम ये तीनों कैटेगरी जो कॉस्ट के उसको रिड्यूस कर सकें। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वही लगाया जाएगा, वही इंडस्ट्री लगाई जाएगी जहाँ पे ये सारे कॉस्ट लीस्ट हैं, सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज है कॉस्ट की। ओके, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी प्लांट हम वहां लगाएंगे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोवेस्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? हमें ट्रांसपोर्ट क्या क्या करना है? रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, उसके बाद जो हमने गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाया है, गुड्स जो बनाया है, उसको हमें मार्केट तक ले जाना है। तो इन दोनों में हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो हम अपनी इंडस्ट्री वहां लगाएंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है इन दोनों का मिला के सबसे कम होगा। ओके, उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है ट्रांस कॉस्ट की? वो है लेबर कॉस्ट, लेबर की। तो हम अपनी जो प्लांट की जो लोकेशन है हम वहां लगाएंगे जहाँ पे जो लेबर की सप्लाई जो है वो चीप हो। अब चीप लेबर कहाँ मिलेगा?
तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और जहाँ पे अनस्किल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, अनस्किल्ड का मतलब है कि वो किसी स्पेसिफिक पार्ट में, किसी स्पेसिफिक काम में स्किल्ड नहीं है, वो कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे डे टू डे लेबरर्स हैं, उन्हें कोई भी काम दे दो वो कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो स्पेशलाइज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, इसलिए वो चीप है, वो कम पैसे में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेबर का जो सप्लाई है, अगर हमें चीप लेबर का सप्लाई मिल गया, क्योंकि हमें प्लांट के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए लेबर तो चाहिए ही चाहिए, तो अगर जो हमें चीप लेबर का सप्लाई हमें मिल जाता है, तो हो सकता है हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो मिनिमम कॉस्ट जहाँ जिस एरिया पे पड़ रहा है, हमें वो छोड़ के, उस जगह को छोड़ के हम उस जगह पे इंडस्ट्री लगा दें जहाँ पे हमें लेबर कॉस्ट लोवेस्ट मिलेगा। ओके, तो हमें इन दोनों को कॉस्ट को फिर कंपेयर करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ रहा है या लेबर कॉस्ट कम पड़ रहा है, फिर हम अपने रैशनैलिटी से, थिंकिंग से उस जगह पे प्लांट लगाएंगे जहाँ पे इन दोनों को कॉस्ट मिला के कम पड़ेगा। उसके थर्ड कॉस्ट क्या है? एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक जगह पे, छोटी जगह पे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो एक साथ जमा हो जाए, क्लस्टर कर जाए, मतलब एक साथ उगे। ओके, इससे क्या होता है कि जो जो दो तीन इंडस्ट्रीज है वो लोग आपस में जो फैसिलिटीज है वो शेयर करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एक इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, जो सामान बनकर तैयार हुआ एक इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। तो हो सकता है एग्लोमरेशन से, क्योंकि तीन चार इंडस्ट्रीज का एक जगह जमा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। उसके एग्लोमरेशन का ऑपोजिट है डीग्लोमरेशन। ओके, इसमें क्या है कि हो सकता है बहुत ज्यादा एग्लोमरेशन होने की वजह से वहां पे अब एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई एक जगह पे बहुत ज्यादा एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पनप रही है, तो वो क्या होता है कि उस जगह का जो रियल स्टेट है, जो जमीन का जो रेंट है या दुकान का रेंट है या बाजार का जो रेंट है, वो बहुत हाई हो जाता है। इससे क्या होता है कि अब जब रेंट हाई हो गया है जमीन का, प्लांट लगाने की जगह का, तो फिर क्या होता है कि प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज को, वो जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह चली जाती हैं, ताकि उनको फिर रेंट कम देना पड़े। तो ये होता है डीग्लोमरेशन। मतलब कि हम, एग्लोमरेशन क्या होता है कि एक क्लस्टर हो रहा है इंडस्ट्रीज का, डीग्लोमरेशन में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। तो वेबर ने थ्योरी देने से पहले इसमें 5 assumptions किए थे। कोई भी थ्योरी में assumptions होते हैं ताकि थ्योरी थोड़ी डेविएट ना करें थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है, थ्योरेटिकल चीजें अलग होती हैं, तो थ्योरी को स्मूथ बनाने के लिए assumptions लिए जाते हैं। तो उनका पहला assumption था कि उनका पहला assumption जाना जाता है आइसोट्रोपिक प्लेन assumption से। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मॉडल है, या जो लीस्ट कॉस्ट थ्योरी है वेबर की, वो एक ऐसी कंट्री में लागू हो सकता है जहाँ पे टोपोग्राफी यूनिफॉर्म हो, मतलब कि जो भूमि की संरचना है वो बिल्कुल समान है, क्लाइमेट समान है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिस्टम सब समान है। ओके, उसके बाद उनका जो सेकेंड अजम्पशन है वो क्या है, दैट इनका सेकेंड अजम्पशन ये है कि ओनली वन फिनिश प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एट अ टाइम। मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट, कोई भी इंडस्ट्री है, जो कोई भी प्लांट है, उससे सिर्फ एक फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है, हमने सिर्फ एक ही फिनिश प्रोडक्ट को कंसिडर करना है, दूसरे को नहीं। मतलब मान लीजिए कोई प्लांट अगर 3-4 प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, तो ये लीस्ट कॉस्ट थ्योरी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दैट। ओके, और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एक होगी और वो सिर्फ एक ही मार्केट में जाएगी, देयर वुड बी अ सिंगल मार्केट। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को 3-4 मार्केट एरिया में भेज रहे हैं। ओके, थर्ड अजम्पशन क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स्ड है, ठीक है, और मतलब लोकलाइज्ड है, मतलब रॉ मटेरियल, और जो मार्केट है वो भी एक जगह फिक्स्ड है। ओके, फोर्थ असम्पशन क्या है कि लेबर जो है, वर्कर्स जो हैं, वो भी ज्योग्राफिकली फिक्स्ड है, उनका भी एक लोकेशन है, वो भी एक ज्योग्राफिकली एक जगह पे पाए जाते हैं, और जो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जहाँ पे फिक्स्ड है वहां पे वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है। मतलब जहाँ अगर इस एक पर्टिकुलर सिटी ले लीजिए, तो वहां पे लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, और मतलब कि इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स आप वहां से ले सकते हैं। और जो फाइनल assumption का ये है कि ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है
वो इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ वेट ऑफ द आइटम एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है किसी भी रॉ मटेरियल का या फिनिश प्रोडक्ट के वेट का और कितने डिस्टेंस को उनको कवर करना है। ओके, हमने पहले ही बता दिया था कि कोई भी इंडस्ट्री या प्लांट के लोकेशन को दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है। पहला है रीजनल फैक्टर्स जो कि प्राइमरी है, और दूसरा एग्लोमरेटिव और डिग्लोमरेटिव जो कि सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। तो रीजनल फैक्टर्स में वेबर ने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन में। ओके, अब जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, उन्होंने पहले हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, निर्भर करती है। एक है टोटल वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड, कितना वेट हमें ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, हमें कितने डिस्टेंस तक उस गुड्स को या रॉ मटेरियल को पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद वेबर ने जो रॉ मटेरियल, क्योंकि सबसे पहला जो मसला होता है रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, तो रॉ मटेरियल्स को उन्होंने दो पार्ट में दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहला डिवीजन है यूबिक्विटस का, ये वो रॉ मटेरियल्स है जो कि आसानी से हर जगह उपलब्ध है, जैसे कि हवा है, लैंड है, सॉइल है, पानी है। ओके, तो ये इसमें क्या है कि इन सब रॉ मटेरियल्स का जो प्लांट इस्तेमाल करती है उनको लोकेशन की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। अब एक और रॉ मटेरियल्स है लोकलाइज मटेरियल्स। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है किसी स्पेशल जगह पे पाई जाती है। मान लीजिए हमें स्टील का प्लांट लगाना है, स्टील की इंडस्ट्री लगानी, तो हमें हमें वहां पे वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हमें कच्चा माल यानी कि आयरन और मिल सके, मैंगनीज मिल सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो है बेसिस ऑफ जो रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन का नेचर है और उसका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे हमने रॉ मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किस पार्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन, कितना किस नेचर का ट्रांसपोर्टेशन होगा और प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद उस रॉ मटेरियल का क्या बनेगा। तो ये जो टाइप्स है, पहला है प्योर मटेरियल्स। ठीक है, प्योर मटेरियल्स वो रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के बाद वेट लूज नहीं करते हैं। वेट लूज नहीं करते हैं इसका मतलब कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद उनका वेट बढ़ सकता है। तो अगर जो रॉ मटेरियल का वेट कम है और फिनिश प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है, तो वो इंडस्ट्री, वो प्लांट वहां लोकेट होगी जहां पे उनको इन फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मटेरियल्स हैं वो अब प्लांट्स को, इंडस्ट्री को अपने पास पुल नहीं करती है। जैसे एग्जांपल क्या है, कॉटन टेक्सटाइल, वुल एक्सेट्रा। ओके, दूसरा क्या है, एम्प्योर और ग्रॉस मटेरियल। ये एम्प्योर मटेरियल क्या है, ये मटेरियल, ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद, मतलब कारखाना में बनने के बाद इनका वेट जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल्स का वेट ज्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट्स का वेट जो है वो कम है। तो फिर क्या होगा, तो फिर जो प्लांट है, जो इंडस्ट्री है, वो कहाँ लोकेट होंगी, जो भारी सामान उसके पास होगी। भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, तो फिर ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो उस जगह पर लोकेट होंगी जहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स, इम्प्योर रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये impure materials exert strong influence on location of plants. Example क्या है, iron, steel, sugar industry, etc. Okay, now we come to material index and labor cost index. अब ये index क्या है, तो वेबर साहब ने हम लोगों के लिए आसान करने के लिए चीजें कि हम इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिए। ठीक है, तो ताकि हमें ये टेंडेंसी पता चल सके कि इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल के पास लगाएं या कि फिनिश प्रोडक्ट के पास लगाएं। ठीक है, हमें उसके लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल हैवी है या फिनिश प्रोडक्ट हैवी है। हम बस ये फॉर्मूला लेंगे, मटेरियल इंडेक्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लोकलाइज्ड ग्रॉस मटेरियल। अब जो लोकल यूबिक्विटस की बात नहीं कर रहे हैं, यूबिक्विटस मतलब जो वो रॉ मटेरियल जो हर जगह पाए जाते हैं, फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें फिर वो इंडस्ट्री मार्केट के पास लगा देंगे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल वहां भी मिल जाएगा। तो लोकलाइज जो ग्रॉस मटेरियल है, अब ग्रॉस क्या था, याद कीजिए, ग्रॉस मटेरियल वो था जो वेट लूज करता है। ठीक है, तो वेट ऑफ लोकलाइज ग्रॉस मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फिनिश्ड कमोडिटी। ठीक है,
तो जो रॉ मटेरियल का वेट है उसको डिवाइड करेंगे हम फिनिश प्रोडक्ट के वेट से। उसके बाद जो इंडेक्स निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, उस वो हमें बताएगा कि हमें इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट करनी है। ठीक, इफ द इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, अगर जो नंबर आया वो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है इंडस्ट्रीज विल हैव अ टेंडेंसी टू लोकलाइज एट द प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये होगा कि हमें वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के पास लगाना है। ठीक, अगर जो इंडेक्स आया, जो वैल्यू आई मटेरियल इंडेक्स की, वो 1 से लेस देन मतलब 1 से कम है, तो वो प्लांट, वो इंडस्ट्री हम कंजप्शन और मार्केट के जगह पे लगाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिटी इंडस्ट्री, इन केस ऑफ यूनिटी यानी कि अगर मटेरियल इंडेक्स 1 आया, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में गेट लोकेटेड एनी प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडस्ट्री, वो प्लांट हम रॉ मटेरियल के पास भी लगा सकते हैं और फिनिश प्रोडक्ट के पास भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन दोनों का सेम होगा। ओके, नाउ अब एक और इंडेक्स क्या है, मटेरियल इंडेक्स ने हमारा काम आसान किया। अब दूसरा इंडेक्स क्या है, लेबर कॉस्ट इंडेक्स। इसमें ये क्या निकालेगा, ये पता चलेगा, बताएगा हम लोगों को लेबर की, लेबर कॉस्ट भी हम जानते हैं कि वो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लोकेशन को ऑफसेट कर देगा, मतलब उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर फेवरेबल बट लेबर कॉस्ट अनफेवरेबल, द प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन बिकम्स डिफिकल्ट टू हैव अ रेडीमेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा हमारे तरह हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए अच्छा है, और मगर लेबर कॉस्ट अच्छा नहीं है, तो फिर लोकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हमें ये मटेरियल इंडेक्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रीज में हैव टेंडेंसी टू गेट लोकेटेड एट द प्लेस वेयर लेबर कॉस्ट आर लो। तो इंडस्ट्री का ये टेंडेंसी है कि वो वहां लोकेट हो सके जहां पे लेबर कॉस्ट कम है। ठीक है, बट लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी लो फॉर एन आइडियल सिचुएशन। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है, सबसे अच्छा लाभकारी सिचुएशन क्या है, विन विन सिचुएशन क्या है, कि दोनों लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों ही कम हो। ठीक है, तो वेदर लेबर कॉस्ट विल हैव अपर हैंड in the location of industry will be decided by labor cost index। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि लेबर कॉस्ट फेवरेबल रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फेवरेबल रखना है, इसलिए उन्होंने हमें एक लेबर कॉस्ट इंडेक्स दिया। ओके, ये फॉर्मूला क्या है, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब जो लेबर को, अगर लेबर कॉस्ट इंडेक्स हायर है, तो इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होगी, जहाँ पे लेबर कॉस्ट लो है। उसके बाद अगर जो लेबर की जो कोफिशिएंट आ रही है, लेबर कॉस्ट इंडेक्स जो आ रहा है, अगर वो लो है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो अफेक्ट करेगी कि इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी आप लोग इतना पढ़िए। और कुछ कंफ्यूजन है लेबर कोफिशिएंट में और लेबर कॉस्ट इंडेक्स में, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करती हूँ। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।